वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुरजीत और मैं आपको पढ़ाता हूँ बैंकिंग अवेयरनेस। मेरी चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा पहली आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई आप पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का हमारा जो टॉपिक है ना, रेपो रेट मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये जो टॉपिक आप जो देख रहे हो ना, ये टॉपिक बहुत सारे चैनल्स में, बड़े बड़े चैनल्स में गलत तरीके से पढ़ाया जाता है। गलत पढ़ाते हैं वो लोग। रेपो रेट का जो ड्यूरेशन है, रेपो रेट का जो ड्यूरेशन है ना, वो मैक्सिमम से मैक्सिमम टीचर्स गलत पढ़ाते हैं। रेपो रेट का जो ड्यूरेशन है वो मैक्सिमम टीचर्स गलत पढ़ाते हैं। बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स में भी गलत पढ़ाते हैं। मैं आपको यह बताऊंगा कि भाई रेपो रेट का ओरिजिनल ड्यूरेशन क्या है और मैं क्यों सही हूं, उसके ऊपर बेस करके भी मैं आपको प्रूफ दूंगा। उसके ऊपर भी मैं आपको प्रूफ दूंगा। उससे पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई आप अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक देना मत भूलना। और साथ ही में मैं आपसे यह रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने दोस्तों को यह बोलो कि भाई रेपो रेट तो मेरी चैनल से ही पढ़े, रेपो रेट तो मेरी चैनल से ही पढ़े, दूसरी चैनल से अगर पढ़ेगा तो वो बेचारा डूबेगा। तो चलो शुरू करते हैं आज का क्लास। हमारा क्लास का आज का टॉपिक है रेपो रेट। रेपो रेट आपका इंट्रोड्यूस हुआ है 1992 में, लेकिन पहले आप जान लो ये रेपो रेट जो है ये मॉनेटरी पॉलिसी का एक टूल है। रेपो रेट जो है ये मॉनेटरी पॉलिसी का एक टूल है और ये आपका इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट में आता है। ये आपका इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट में आता है। अभी आप बोलोगे कि सर ये इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट में क्यों आता है? रेपो रेट इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट में इसलिए आता है क्योंकि रेपो रेट अगर बढ़ा या अगर आपका नीचे लाया गया, बढ़ा दिया गया या नीचे लाया गया, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो भी सकता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं भी हो सकता है। मैं फिर से कह रहा हूं, रेपो रेट अगर बढ़ाया गया या रेपो रेट अगर नीचे लाया गया, हो सकता है कि इन्फ्लेशन बढ़े, हो सकता है कि इन्फ्लेशन नहीं भी, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सकता है कि इन्फ्लेशन नहीं भी कंट्रोल हो। इसीलिए रेपो रेट को इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट में रखा गया है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि भाई 100% होगा ही होगा। आप ऐसा नहीं कह सकते कि 100% होगा ही होगा। इस पे ऊपर एक पॉसिबिलिटी है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसीलिए आपका रेपो रेट को इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट में रखा गया है। ये रेपो रेट का नाम रेपो रेट क्यों हुआ? ये रेपो रेट का नाम रेपो रेट क्यों हुआ? ये देखो, रेपो रेट को मैंने ये लिखा है, रेपो रेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिपर्चेस ऑप्शन और रिपर्चेसिंग एग्रीमेंट। मतलब बैंकों को, बैंक प्रॉमिसेस टू रिपर्चेस गवर्नमेंट सिक्योरिटी आफ्टर रेपो पीरियड। मैं पहले आपको यह पढ़ा था कि रेपो रेट है क्या। मान लो ये आपका बैंक है, बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन ले रहा है। ये जो है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन ले रहा है, ये मैक्सिमम आपका होता है 90 डेज तक। ये मैक्सिमम आपका होता है 90 डेज तक। नॉर्मली 2 to 14 days मैक्स, 90 डेज मीन 2 डेज। मतलब आपका पहले आप देख लो कि भाई ये रेपो रेट आखिर है क्या। बैंक जब रिजर्व बैंक से कोई लोन लेते हैं, बैंक जब रिजर्व बैंक से कोई लोन लेते हैं तो रिजर्व बैंक को भी बैंक को एक ब्याज चुकाना पड़ता है। रिजर्व बैंक को भी एक इंटरेस्ट बैंकों को देना पड़ता है। उसी इंटरेस्ट को बैंक, जो इंटरेस्ट रिजर्व बैंक को देता है, उसी इंटरेस्ट को आपको कहते हैं रेपो रेट। बैंक जब रिजर्व बैंक के पास से लोन लेता है, बैंकों को भी एक इंटरेस्ट रिजर्व बैंक को ब्याज के तौर पर देना पड़ता है। रिजर्व बैंक तो ऐसे ही लोन नहीं देगा ना, इसके ऊपर बेस करके आपका जो इंटरेस्ट बैंक रिजर्व बैंक को देता है, उसी चीज को आपको कहते हैं आपका रेपो रेट।
बैंक जब रिजर्व बैंक के पास से लोन लेगा, बैंक जब रिजर्व बैंक के पास से लोन लेगा, रिजर्व बैंक ऐसे ही बैंकों को अपना जो पैसा है दे नहीं देगा। बैंक जब रिजर्व बैंक के पास से आपका लोन लेगा ना कि भाई मैं तो मुंह उठा के चला यार, भाई मुझे पैसा चाहिए, 100 करोड़ चाहिए, रिजर्व बैंक सर आपके पास बहुत पैसा है, आप मुझे दे दो, आरबीआई सर आपके पास बहुत पैसा है, आप मुझे दे दो, तो ऐसे नहीं होगा। रिजर्व बैंक ऐसे ही उनको पैसा नहीं देगा। वो बोलेंगे कि भाई हमारे पास आप कुछ कोलैटरल रखो, मतलब सिक्योरिटी रखो। बैंकों को रिजर्व बैंक के पास आपका कुछ सिक्योरिटी रखना पड़ता है, बैंकों को रिजर्व बैंक के पास कुछ सिक्योरिटी रखना पड़ता है, और बैंकों को यह प्रॉमिस करना पड़ता है कि भाई बैंक प्रॉमिसेस टू रिपर्चेस गवर्नमेंट सिक्योरिटी आफ्टर रेपो पीरियड, भाई हम तो ये सिक्योरिटी वापस खरीदेंगे। इसको मैं आपको बाद में पढ़ाता हूं, चलो भाई हम तो ये सिक्योरिटी वापस खरीदेंगे, बैंकों को ये प्रॉमिस करना पड़ता है। इसीलिए रेपो रेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रीपर्चेस ऑप्शन और रीपर्चेस एग्रीमेंट। मतलब अभी आप देखो, परचेस ऑप्शन, री का अगर री लोगे तो बन गया आपका री, परचेस का अगर आप पी लोगे तो आपका अगर पी, और ऑप्शन का अगर आप ओ लोगे तो आपका हो गया क्या, रेपो, और ये आ गया आपका रेट। रीपर्चेस ऑप्शन को छोटा करके बोल दिया गया रेपो रेट। रीपर्चेस ऑप्शन को, रीपर्चेस एग्रीमेंट को, एग्रीमेंट मतलब क्या है, एक पेपर में लिखा हुआ होता है। एग्रीमेंट क्या है, मतलब एक पेपर में लिखा हुआ होता है कि भाई बैंक रिजर्व बैंक को प्रॉमिस कर रहा है कि भाई हम तो रेपो पीरियड के बाद आपको जब लोन जब चुकता कर देंगे, हम वादा करते हैं कि भाई हम वही गवर्नमेंट सिक्योरिटी वापस आपसे ले लेंगे, वापस आपसे खरीद लेंगे। इसीलिए इस चीज को कहते हैं आपका रीपर्चेस ऑप्शन और रीपर्चेसिंग एग्रीमेंट। ये रीपर्चेस का री आ गया, परचेस का पी आ गया, ऑप्शन का ओ आ गया, बन गया आपका रेपो। इस रेपो को मतलब पहले ये छोटा कर दिया गया, इसको वापस छोटा किया और बना दिया आरआर, इसको वापस छोटा किया और बना दिया आरआर। रेपो को हम लोग आरआर भी कहते हैं, रेपो को हम लोग आरआर भी कहते हैं। ये इंट्रोड्यूस हुआ था आपका 1992 में। रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए होता है और ये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का एक प्रॉपर्टी है, आप मान सकते हो। मैंने आपको एलएफ पे ऑलरेडी बोला था, बैंक जो सिक्योरिटी रिजर्व बैंक के पास देगा उसको वापस वो खरीदेगा, ऐसे उसे वादा करना पड़ता है, जिसके ऊपर बेस करके जो इंटरेस्ट देते हैं उसी को रेपो रेट कहते हैं। और अभी आ गया इसका सबसे कॉन्फ्यूजिंग पार्ट, अभी आ गया आपका इसका सबसे कॉन्फ्यूजिंग पार्ट। ये जो मैंने लिखा है ना कि भाई देखो नॉर्मली जो है आपका 2 to 14 डेज का होता है, मिनिमम होता है आपका 2 डेज, मैक्सिमम होता है आपका 90 डेज। रेपो रेट जो होता है ना नॉर्मली आपका 2 to 14 डेज का होता है। आप बोलोगे कि सर ये चीज आप मुझे हमें समझाओ, इसीलिए मैं आपको ये बोल रहा हूं कि ड्यूरेशन आप मेरे से ही पढ़ो, रेपो रेट आप मेरे से ही पढ़ो, किसी दूसरे चैनल से मत पढ़ो। रेपो रेट जो है बहुत सारे टीचर्स आपको ये कहते हैं कि भाई रेपो रेट एक दिन का होता है। रेपो रेट एक दिन का रेपो रेट होता ही नहीं, एक दिन का रेपो रेट तो होता ही नहीं। एक दिन का आपका होता है एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, और ये एमएसएफ हमेशा रेपो रेट से बड़ा ही होगा। अरे भाई रिजर्व बैंक थोड़ी पागल है कि बोलेंगे भाई आप एक रात के लिए हमसे ओवरनाइट लोन लोगे और हम आपको रेपो रेट पे लोन दे देंगे। एमएसएफ का जो रेट है और रेपो रेट से बड़ा है, तो रिजर्व बैंक तो खुद का फायदे के बारे में सोचेंगे ना, या फिर वो बैंकों के बारे में सिर्फ सोचते रहेंगे। हाँ, ऐसा नहीं है कि रिजर्व बैंक बैंकों के बारे में सोचता नहीं है, रिजर्व बैंक बैंकों के बारे में जरूर सोचते हैं, लेकिन खुद के बारे में भी सोचेंगे ना। तो इसीलिए ये तो गलत है, ये हो गया आपका पूरा गलत। दूसरा चीज आपका आ गया, आप देखोगे कि एक और चीज बहुत सारे चैनल में आपको यह पढ़ाते हैं कि भाई रेपो रेट आपका 7 डेज का होता है। यह भी गलत है।
बहुत सारे चैनल में ये पढ़ाते हैं कि भाई रेपो रेट आपका 7 डेज होता है, ये भी गलत है और मैं आपको इसके ऊपर प्रूफ दूंगा। आप बोलोगे कि सर ये तो आपने अभी लिखा है कि 2 to 14 डेज के लिए होता है नॉर्मली, तो 7 दिन तो उसके अंदर भी आएगा, 3 दिन के लिए हो सकता है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कुछ भी हो सकता है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई ये 7 दिन के लिए नहीं हो सकता, मैं ये कह रही हूं कि अगर आप इसके आगे एक मैक्सिमम 7 डेज लगा दोगे तो यह गलत है। रेपो रेट 7 दिन के लिए मैक्सिमम होता है, यह गलत है। अगर आप रिजर्व बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, उधर से वो लोग सारे के सारे चोरी करते हैं। रिजर्व बैंक के जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, उधर से आप लोगों को ये सारे नोट्स सभी मिलते हैं, तो उधर से हम लोग सभी चोरी करते हैं। उधर से जो आपको ये जो मिला, उधर आपका लिखा है टर्म रेपो 7 दिन के लिए मिलता है। रिजर्व बैंक के जो ऑफिशियल जो वेबसाइट है ना, उधर आपका लिखा है टर्म रेपो 7 दिन के लिए मिलता है। टर्म रेपो 7 दिन के लिए मिलेगा, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन रेपो रेट 7 दिन के लिए मैक्सिमम नहीं होता। टर्म रेट 7 या 14 दोनों के लिए होते हैं, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। कौन सी कंडीशन में मैक्सिमम 7 दिन होते हैं वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन रेपो रेट आपका 7 दिन के लिए नहीं बनता। रेपो रेट आपका मैक्सिमम होता है आपका 90 डेज के लिए। मैं आपके ऊपर अभी अभी ये प्रूफ भी दूंगा। तो ये बन गया 7 दिन तो गलत। अभी आप बोलोगे कि सर ये नॉर्मली और मैक्सिमम का क्या चक्कर है, मैं आपको बता रहा हूं। नॉर्मली जो है रेपो रेट आपका 2 to 14 डेज के लिए होता है। बैंक के पास आपका हमेशा कुछ ना कुछ पैसा आता रहता है। सेविंग्स पे डिपॉजिट हो गया, करंट पे डिपॉजिट हो गया, रिकरिंग अकाउंट पे डिपॉजिट हो गया, फिक्स डिपॉजिट हो गया, डिमांड ड्राफ्ट आ गया, कहीं से मनी ट्रांसफर हो गया, कुछ भी हो गया, मतलब बैंक के पास हमेशा पैसा आता ही रहता है। तो बैंकों को लंबे समय के लिए उतना पैसा रेपो रेट में उठाने के लिए जरूरत नहीं है। तो बैंक नॉर्मली आपका 2 to 14 डेज के लिए रिजर्व बैंक के पास से आपका पैसा लेते हैं। जो लोग ये भी पढ़ाते हैं कि भाई 2 to 14 डेज ही है रेपो रेट का ड्यूरेशन, वो भी गलत पढ़ाते हैं। ये 14 डेज आपका मैक्सिमम नहीं बनता। ये 14 डेज आपका मैक्सिमम नहीं बनता। मैक्सिमम बनता है ये 90 दिन। मतलब आपको रेपो रेट के ऊपर अगर कुछ लोन ले रहे हो ना, तो नॉर्मली आपको 2 to 14 डेज के लिए मिलेगा, लेकिन आप मैक्सिमम 90 दिन तक चल सकते हो। वही लोन आपका मैक्सिमम 90 दिन तक चल सकता है। आप बोलोगे सर ये क्या है, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये आएगा ही नहीं एग्जाम में। अभी आप बोलोगे कि सर नॉर्मली पता चल गया कि 2 to 14 डेज के लिए होता है, मिनिमम होता है 2 डेज, तो एक दिन जो पढ़ा रहा है वो तो गलत है, लेकिन 90 दिन पढ़ा रहा है वो कैसे सही है? लेकिन 90 दिन जो है मैक्सिमम, वो कैसे सही है? चलो मैं आपको बता रहा हूं। जो टीचर्स, जो कोचिंग सेंटर्स, जो बड़े बड़े जो चैनल्स होते हैं, जो जिनके पास आप देखोगे कि लाखों सब्सक्राइबर्स है, करोड़ों सब्सक्राइबर्स है, मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स है, वही लोग ये पढ़ाते हैं कि भाई, वही लोग ये रेपो रेट से रिलेटेड नहीं है, लेकिन वही लोग ये पढ़ाते हैं कि भाई ट्रेजरी बिल्स, टी बिल्स का मतलब है ट्रेजरी बिल्स आपका हमेशा 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज में ऑक्शन होता है। ट्रेजरी बिल्स हमेशा 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज में ऑक्शन होता है। ऐसा नहीं है कि भाई किसी का मन चाह कि चलो भाई आज तो हम 182 डेज पे बेचेंगे, आज हमारा मूड हुआ और हम जाके ट्रेजरी बिल्स को आज 182 डेज पे बेचेंगे, आज हमारा मूड हो तो हम इसको 91 डेज में आज बेचेंगे। ऐसा नहीं होता, ऐसा बच्चों नहीं होता, क्योंकि ये जो चीज है ना, ये इंटरकनेक्टेड है। फाइनेंस में कोई भी चीज ऐसे नहीं आता। ये देखो 90 के बाद आ गया 91, 90 के बाद आ गया 91, यही है आपका कनेक्शन और यही है आपका प्रूफ। जो भी कहते हैं ना कि 14 दिन मैक्सिमम, वो गलत है। क्यों गलत है? मैं ये प्रूफ के साथ आपको दिखा रहा हूं। 90 के बाद आपका आ गया 91, इसीलिए ट्रेजरी बिल्स को आपका 91 डेज पे ऑक्शन किया जाता है। 182 डेज के लिए भी ऑक्शन किया जाता है या 364 डेज के लिए ऑक्शन किया जाता है। ऐसे ही नहीं मुंह उठा के चले गए और हो गया कि चलो भाई आज तो ऑक्शन करेंगे, हमारा मूड है, हम आज ऑक्शन करेंगे। ऐसा नहीं होता। फाइनेंस में कोई भी चीज ऐसे ही नहीं होता। मानो रेपो रेट में किसी ने कोई लोन 14 दिन के लिए लिया
और ये एक्सटेंड होते होते 90 डेज बन गया। 90 डेज तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनके ऊपर और कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगाएंगे, लेकिन 90 डेज के बाद ही ऑटोमेटिकली आपका बैंक रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। 90 डेज के बाद ये ऑटोमेटिकली आपका बैंक रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। वो मैं आपको बैंक रेट में पढ़ाऊंगा, वो रेपो रेट का टॉपिक नहीं है। तो 90 डेज के बाद भी अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देखा कि भाई ये अपना जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो हमारे पास जो डिपॉजिट जो किया है ये हमसे वापस नहीं ले रहे हैं, ये हमसे वापस नहीं ले रहे हैं, ये और भी एक्सटेंशन ले रहे हैं, अभी ये बैंक रेट पे चले गए, अभी ये रेपो रेट को तो खत्म कर दिया, अभी ये बैंक रेट पे चले गए, तब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेंगे, उसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को ट्रेजरी बिल्स के तौर पर 91 डेज में या तो 182 डेज में या तो 364 डेज में सेल कर देंगे। वो उनकी मर्जी, वो उनकी मर्जी और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मर्जी। इसीलिए ये 91 के बाद 91 डेज लाया गया है ट्रेजरी बिल, यूं ही नहीं लाया गया ये 91 डेज। यही है आपका चक्कर कि मैं सही हूं और वो लोग गलत है। अभी आप बोलोगे कि रेपो रेट अगर बढ़ाया या घटाया तो आपका ये इसके ऊपर कोई इफेक्ट कैसे होगा। चलो भाई मैं आपको वो भी बढ़ा देती हूं। मान लो अभी के लिए आपका रेपो रेट है 7%, 7% नहीं चल रहा है, 7% नहीं चल रहा है, मैं बस यूं ही बोल रहा हूं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1% बढ़ा दिया, मतलब अभी बन गया आपका 8%, अभी बन गया आपका 8%, मतलब रेट जो था वो अभी इंक्रीज हो गया। रेट जो था वो अभी इंक्रीज होगा। अगर रेपो रेट महंगा होगा, अगर बैंकों को रिजर्व बैंक के पास से महंगाई में लोन खरीदना पड़ रहा है, अगर बैंकों को रिजर्व बैंक के पास से महंगी लोन खरीदना पड़ रहा है तो वो अपने लोन्स भी महंगी कर देंगे। जो कस्टमर को बेच रहे हैं, जो कस्टमर को जो बेच रहे हैं वो लोन्स भी ऑटोमेटिकली महंगा हो जाएगा। उनको तो प्रॉफिट चाहिए, वो फालतू में क्यों रिस्क ले। तो अगर ये बैंक अगर अपनी लोन्स महंगी कर देंगे तो कस्टमर तो आपका कम लोन लेंगे ना, कस्टमर तो आपका कम लोन लेंगे। अगर रेपो रेट का इंटरेस्ट बढ़ गया तो कस्टमर का लोन्स भी बढ़ेगा, कस्टमर का लोन का इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली कस्टमर आपका कम लोन लेंगे। अगर कस्टमर कम लोन लेंगे तो ऑटोमेटिकली उनके जेब में पैसा कम होगा। अगर पैसा कम होगा तो पैसा ही नहीं है तो सामान खरीदे कैसे, तो ऑटोमेटिकली आपका डिमांड भी नीचे आएगा। अगर डिमांड नीचे आएगा तो ऑटोमेटिकली प्राइस भी नीचे आएगा, प्राइस नीचे आएगा तो इन्फ्लेशन भी नीचे आएगा। अगर अभी मान लो यही चीज हम उल्टा करते हैं, मैं यही चीज अभी आपको उल्टा पढ़ा रहा हूं। चलो मान लो रेपो रेट को नीचे लाया गया, बैंक को सस्ती लोन मिल रहा है, बैंकों को सस्ती लोन मिल रहा है, बैंक भी सस्ती लोन ही बांटेगा, बैंक भी सस्ती लोन ही लोगों को देगा, बैंक भी सस्ती लोन ही लोगों को देगा। अगर सस्ती में आपको लोन मिलेगा तो आप ज्यादा से ज्यादा लोन खरीदोगे। लोन अगर आप ज्यादा खरीदोगे तो सबके जेब में पैसा है भाई, पैसा है तो जो चीज जरूरत है वो तो आप खरीदोगे, जो चीज जरूरत नहीं है वो भी आप खरीदोगे। मतलब डिमांड बढ़ जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगा तो सप्लाई तो लिमिटेड है, सप्लाई लिमिटेड है तो प्राइस भी बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। लेकिन अभी आप ये बोलोगे कि सर रेपो रेट तो आपका इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट में आता है, रेपो रेट तो आपका इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट में आता है। मान लो कि रेपो रेट को बैंक ने महंगा कर दिया ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो, इन्फ्लेशन नीचे आ जाए, फिर भी लोगों ने लोन ले लिया, फिर भी लोगों ने लोन ले लिया कि भाई महंगे लोन ही हम लेंगे, महंगी लोन ही हम लेंगे, तब क्या होगा, तब ये काम नहीं करेगा। इसीलिए इसको इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट में रखा गया है। इतना ये रेपो रेट का, और आगे चल के मैं आपको और भी पढ़ा रहा हूं। चलो
चलो अभी आ गया आपका हमारा टर्म रेपो। अगला टॉपिक है हमारा टर्म रेपो। टर्म रेपो आखिर क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अगर कोई बैंक आपका लोन लेता है तो जब तक वो लोन चुकाएगा नहीं, अपना सिक्योरिटी वापस नहीं लेगा जो उन्होंने प्रॉमिस किया है, तब तक रिजर्व बैंक के पास से वापस उन्हें लोन नहीं मिलेगा। तब तक उन्हें बैंकों के पास से लोन नहीं मिलेगा। आप बोलोगे कि सर एमएसएफ पे लोन तो मिल सकता है एक दिन के लिए। रिजर्व बैंक के ऊपर आप ओवरनाइट के ऊपर एक दिन के लिए आप लोन ले सकते हो। मतलब मान लो एमएसएफ के ऊपर आप सोच रहे हो कि भाई हम तो लोन लेंगे एमएसएफ पे, लेकिन एमएसएफ तो आपका सिर्फ एक दिन के लिए होगा। अगर आपको एक दिन से ज्यादा की जरूरत है, 2 दिन के लिए जरूरत है, 10 दिन के लिए जरूरत है, 15 दिन के लिए जरूरत है, 12 दिन के लिए जरूरत है, तो आप क्या करोगे? और एमएसएफ के ऊपर भी कुछ रेस्ट्रिक्शन होते हैं। एमएसएफ के ऊपर भी आपका कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। जैसे कि मान लो एमएसएफ पे जब भी आप लोन लोगे ना, एमएसएफ पे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी पे जब भी आप लोन लोगे तो उसका अगले दिन आपका वर्किंग डे होना चाहिए। एमएसएफ पे जब भी आप लोन लोगे तो उसका अगला दिन आपका वर्किंग डे होना चाहिए, मैंडेटरी है। मतलब अगर आप बोलोगे कि हर मंथ को, पर मंथ को 4 संडेज होता है, तो ये 4 संडेज तो आपको लोन नहीं मिलेगा। ये 4 संडेज तो आपका लोन नहीं मिलेगा। और आपका आ गया 4 शनिवार। मैंने आपको क्या बोला? एमएसएफ पे जब भी आप लोन लोगे तो उसका अगला दिन आपको वर्किंग डे होना पड़ेगा। शनिवार का अगला दिन तो रविवार है। तो रविवार अगर आपका बंद है तो शनिवार को तो आप लोन नहीं ले सकते। ये तो एमएसएफ का टर्म्स एंड कंडीशन वायलेट करेगा। तो एमएसएफ पे अगर आपको लोन लेना है तो आप शनिवार भी लोन नहीं ले सकते। क्योंकि हर शनिवार के अगले दिन संडे होगा। संडे तो बैंक बंद होगा, तो होगा नहीं भाई। तो 4 संडे भी निकल गया। अभी आ गया कि भाई पहला और तीसरा शनिवार आपका वर्किंग है, दूसरा और चौथा आपका नॉट वर्किंग सैटरडे है। मतलब इस दिन को बैंक बंद रहता है। तो दूसरा और चौथा फ्राइडे को भी आपको लोन नहीं मिलेगा। मतलब और 2 फ्राइडे आपका ऐड हो गया। मतलब ये हो गया +4 +4 = 10। हर महीने में आपको 10 दिन आपको लोन नहीं मिलेगा एमएसएफ पे। अगर उसी 10 दिन को अगर आपको पैसा चाहिए हो तो, आप क्या करोगे? तब क्या करोगे? और साथ में यही नहीं, 2023 में अभी ये सुनने में भी आ रहा है कि भाई हो सकता है कि भाई ये जो शनिवार जो है ना, फर्स्ट और थर्ड शनिवार, ये भी आपका नॉट वर्किंग पे आ जाए। मतलब महीने के हर शनिवार बैंक बंद हो सकता है। ये अभी आने वाला है। हो सकता है, हो भी नहीं सकता है। वो तो बैंकों का प्रॉब्लम है। वो तो नेगोशिएबल एक्ट के तहत होगा, जो भी होगा वो आप छोड़ो, वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। तो इसके लिए अभी आप जान लो कि भाई 10 दिन तो आपको लोन नहीं मिलेगा। ये हो गया पहला प्रॉब्लम। ये हो गया आपका नंबर 1 प्रॉब्लम। बैंकों को 10 दिन तक हर महीने आपका लोन नहीं मिलेगा। 30 दिन का बैंक है तो 20 दिन का ही मिलेगा। 21 दिन का बैंक है, 21 दिन का महीना है तो 21 दिन ही, अगर 31 डेज का अगर आपका महीना है तो 21 डेज ही आपको लोन मिलेगा। अगर 30 दिन का है तो आपको 20 डेज ही आपको लोन मिलेगा। तो ये तो बैंकों के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। फरवरी हुआ तो आप छोड़ ही दो, वो तो आप भूल ही जाओ। तब तो बैंक रोना शुरू कर देंगे, सड़क पर आ जाएंगे, बोले कि भाई हमें लोन दे दो। तो लोन नहीं तो भीख ही दे दो, क्या करें? तो इसीलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देखा कि भाई रेपो रेट पे अगर कोई लोन ऑलरेडी लिया है और उन्होंने चुकता नहीं किया है तो वो रेपो रेट पे वापस लोन नहीं ले सकते। एमएसएफ पे भी आपको 10 दिन लोन नहीं मिल रहा है, 10 दिन लोन ही नहीं मिलेगा महीने को।
और अगर आपको एक दिन से ज्यादा की लोन की जरूरत है, अगर आपको एक दिन से ज्यादा 2 दिन 4 दिन 10 दिन 12 दिन 14 दिन, तो आपको लोन लेने के लिए कोई एक नया टूल, कोई एक नया इंस्ट्रूमेंट लाना पड़ेगा। इसीलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह टर्म रेपो का इंट्रोड्यूस किया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह टर्म रेपो का इंट्रोड्यूस किया। बैंक कांट टेक लोन्स अंटिल इट इज रिटर्न, ये टर्म रेपो का आपका जो आया है कैलकुलेटेड ऑन एनडीटीएल, कैलकुलेटेड ऑन एनडीटीएल। चलो भाई मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ऐसा नहीं है जो भी छोटा बैंक है और जो भी बड़ा बैंक है सबको एक ही लोन मिलेगा, ऐसा नहीं है। जिसका एनडीटीएल ज्यादा होगा उसी को ज्यादा लोन मिलेगा, जिसका नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी ज्यादा होगा उसी को आपके नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज के ऊपर मैक्सिमम 0.75% तक एनडीटीएल का आपका लोन मिल सकता है, इसके ऊपर ज्यादा नहीं मिलेगा। और वो भी आपका मिलेगा टर्म रेपो पे, वो भी आपका मिलेगा टर्म रेपो पे। एनडीटीएल जो है इज गिवन ऑन फर्स्ट वर्किंग फ्राइडे। फर्स्ट वर्किंग फ्राइडे मैंने आपको पहले ही बोला, फर्स्ट वर्किंग फ्राइडे का मतलब है, वर्किंग फ्राइडे का मतलब है कि भाई उसके अगले दिन बैंक खुला रहेगा, उसके अगले दिन बैंक खुला रहेगा। मतलब पहला और तीसरा फ्राइडे जो है उसके अगले शनिवार बैंक खुला रहता है, इसीलिए फर्स्ट और थर्ड फ्राइडे को हम लोग वर्किंग फ्राइडे कहते हैं। लेकिन आपका टर्म रेपो पे आपको लोन फर्स्ट वर्किंग फ्राइडे को ही मिलेगा और आपका जो है ऑक्शन के जरिए मिलेगा। चलो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं। मानो 5 बैंक है, सभी बैंक ने डिमांड किया कि भाई हमें 100 करोड़ का लोन दे दो। सभी बैंक ने डिमांड किया कि भाई हमें 100 करोड़ का लोन दे दो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मान लो एक सेकंड के लिए कि सभी बैंकों का जो टर्म्स एंड कंडीशन है मैक्सिमम 0.75% ऑफ एनडीटीएल ये क्रैक हो रहा है, मतलब ये एनडीटीएल बन रहा है, ये एनडीटीएल आ रहा है कि भाई हाँ आप लोग इतना तो है कि भाई आपका कंडीशन जो है वो फुलफिल हो रहा है कि भाई आप 0.75% का जो एनडीटीएल है उसके ऊपर बेस करके आप 100 करोड़ का लोन मांग सकते हो। 5 बैंक ने ये कंडीशन फुलफिल किया और उन्होंने मांगा कि भाई हमें 100 करोड़ का लोन दे दो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखेगा कि भाई हम अगर सबको 100 करोड़ का अगर लोन दे देंगे तो मार्केट में इतना इन्फ्लेशन आएगा, इतना पैसा आएगा कि भाई हो सकता है कि वो हाइपर इन्फ्लेशन में कन्वर्ट हो जाए, हो सकता है कि भाई वो हाइपर इन्फ्लेशन में कन्वर्ट हो जाए। इसीलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस चीज से डरता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या बोलेगा कि भाई हम तो 500 करोड़ नहीं देंगे, हम 300 करोड़ का लोन बांटेंगे और हम लोग ऑक्शन के जरिए लोन बांटेंगे। जो ज्यादा ब्याज चुकाएगा, जो ज्यादा इंटरेस्ट देगा, जो ज्यादा रेट देगा वही ये लोन खरीद के लेके जाएगा। मान लो ये दोनों बैंक आपका छोटा बैंक है, मान लो ये 2 बैंक आपका छोटा बैंक है B2 और B4, इनके पास एनडीटीएल तो है लेकिन हो सकता है कि भाई इन लोगों का एनडीटीएल और बड़ा हो, B1 B3 B5 का एनडीटीएल बहुत बड़ा है, तो ये लोग 9% में खरीद लिया। ये इन तीनों ने 9% में ऑक्शन के जरिए वो पैसा खरीद लिया, लेकिन इन लोगों की औकात नहीं है B2 और B4 का कि ये 9% तक बीट करे। आपको बीट करना पड़ता है। मतलब मान लो कि रिजर्व बैंक ने बोला कि भाई हम 8% से शुरू करेंगे, उसके बाद किसी ने बोला 8.1%, उसके बाद किसी ने बोला 8.3%, उसके बाद किसी ने बोला 8.5%, इस ऐसे ऐसे चलते रहते हैं। मान लो 8.9%, उसके बाद आगे 9%, और अभी सभी देख रहे हैं कि भाई 9% में हम तीनों को लोन मिल रहा है, ऐसा नहीं ये ऊपर भी जा सकते। तो इन तीनों ने ये 100 करोड़ का लोन ले लिया और इस बेचारे को कुछ भी नहीं मिला। और ये जो 2 बेचारे हैं B2 और B4, इन लोगों को कुछ भी नहीं मिला। ये आपका लोन जो है ये आपका इक्विपमेंट नाम का एक वेबसाइट है, वहीं पे आपका ट्रेजरी बिल्स जो है आपका उसी की तरह से इनको बेचा जाता है, उसी की तरह से इनको इन लोगों को बेचा जाता है। ये जो ऑक्शन के जरिए इक्विपमेंट में आप यूं ही नहीं चले जा सकते, आप मुंह उठा कर चले गए भाई मुझे भी ट्रेजरी बिल खरीदना है, भाई मुझे भी ट्रेजरी बिल खरीदना है, ऐसा नहीं हो सकता।
बैंकों के जो बड़े बड़े जो ऑफिसर्स होते हैं, जैसे कि मान लो आप जनरल मैनेजर लेवल के, उन लोगों के पास लॉगिन होता है। वही लोग टाइम पर जाके बैठ जाते हैं और इस वेबसाइट से जितना भी पैसा उन लोगों को लोन चाहिए इन डिटेल के कैलकुलेशन पर बेस करके वो लोग वहां से पैसा खरीद लेते हैं। ये मिनिमम आपका जो होता है ना, ये 7 डेज का होता है या मैक्सिमम होता है आपको 14 डेज। वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, चलो एक मिनट ठहरो, रुक जाओ। तो इन दोनों को तो लोन नहीं मिला और इसके जरिए रिजर्व बैंक ने देखा भाई इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो रहा है, 500 करोड़ की जगह 300 करोड़ मार्केट में आ रहा है। तो चलो अभी पढ़ते हैं इसका ड्यूरेशन के बारे में। और यही ड्यूरेशन सारी की सारी आपका जो सारी की सारी तो नहीं बोलूंगा, बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स, बहुत सारे चैनल्स में आपका ये गलत पढ़ाया जाता है। रिजर्व बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे मुझे ये नहीं दिखा कि रेपो रेट का ओरिजिनल ड्यूरेशन क्या होता है। मैंने ढूंढा भी, मैंने आपको पढ़ा दिया, वो मैंने कहीं और से मैंने नोट कलेक्ट किया, वो मैंने आपको पढ़ा दिया, वो अलग बात है। रिजर्व बैंक की वेबसाइट में आपका लिखा होता है कि टर्म रेपो आप 7 दिन के लिए ले सकते हो और ये मैक्सिमम भी हो सकता है। टर्म रेपो आपका 7 दिन के लिए ले सकते हो और ये मैक्सिमम 7 दिन भी हो सकता है। आप बोलोगे सर आपने लिखा है मिनिमम 7 दिन से मैक्सिमम 14 दिन, दोनों ही सही है। मैं जो पढ़ा रहा हूं दोनों ही सही है। मैं आपको पढ़ा दूं कि क्यों सही है। ये लोग क्या कहते हैं, टर्म रेपो को रेपो रेट में इंक्लूड कर देते हैं और बोल देते हैं कि रेपो रेट 7 दिन के लिए मैक्सिमम होता है। रेपो रेट 7 दिन के लिए कभी मैक्सिमम नहीं होता। ये पूरा का पूरा मतलब नॉलेज ही गलत है। उन लोगों के चक्कर में पड़ोगे तो आपका साल बर्बाद होगा, आपका लाइफ बर्बाद होगा, आपका लाइफ बर्बाद हो जाएगा। तो अभी आप ये देखो, मान लो मैंने आपको क्या पढ़ाया, टर्म रेपो इज गिवन ऑन फर्स्ट वर्किंग फ्राइडे। मान लो किसी महीने का जो फ्राइडे है वो 7 तारीख है, किसी महीने का, चलो भाई इसको ऐसा नहीं, मान लो कि भाई किसी महीने का आपका जो वर्किंग फ्राइडे है वो पहले वर्किंग फ्राइडे को ही बैंक वन ने लोन ले लिया। अभी क्या लिखा है, मैक्सिमम 14 डेज और 4th फ्राइडे। तो अगर ये पहली हफ्ते में अगर इन्होंने आपका पैसा ले लिया, पहली हफ्ते में अगर इन्होंने पैसा ले लिया और इन्होंने बोला कि भाई हम तो 4th फ्राइडे को आपका पैसा चुकाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो आपका बीच में जो डिफरेंस होगा वो 21 डेज का होगा, ऐसा नहीं होगा। अगर किसी बैंक ने पहली फ्राइडे को ही आपका ऑक्शन में अगर इन्होंने पैसा ले लिया, लोन ले लिया, तो उनको मैक्सिमम 14 दिन में ही पैसा लौटाना पड़ेगा। मतलब इनको सिर्फ और सिर्फ 3rd फ्राइडे तक की वक्त मिलेगा, 4th फ्राइडे तक इनको वक्त नहीं मिलेगा, 4th फ्राइडे तक इनको वक्त नहीं मिलेगा। अभी कभी कभार ऐसा होता है कि फर्स्ट वर्किंग फ्राइडे में रिजर्व बैंक जब पैसों का ऑक्शन करता है ना, कुछ पैसे बचा रहता है हाथ में, कुछ पैसा बचा रहता है हाथ में, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वापस 3rd फ्राइडे को, वापस 3rd वर्किंग फ्राइडे को वापस वही पैसा लोन के लिए डाल देते हैं कि भाई हम 3rd फ्राइडे को भी ऑक्शन करेंगे। उसमें थोड़ा रेट नीचे आता है, मतलब ऑक्शन का थोड़ा प्राइस नीचे आ जाता है, लेकिन आपका बैंकों को पैसा तो मिलता है। अगर किसी बैंक ने 3rd फ्राइडे को ऑक्शन में आप पैसे को खरीदा, 3rd फ्राइडे को ऑक्शन में अगर आपने लोन लिया, तो उनको सिर्फ और सिर्फ 4th फ्राइडे तक ही वक्त मिलेगा। मतलब सिर्फ और सिर्फ 7 दिन का टाइम मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 7 दिन का टाइम मिलेगा। इसीलिए अगर किसी बैंक ने 3rd फ्राइडे को अगर कोई ऑक्शन हुआ है, रिजर्व बैंक ने किया है, उसके ऊपर बेस करके अगर कोई लोन खरीदता है, अगर कोई लोन उठाता है, तो उसको 4th फ्राइडे तक उसको लोन चुकता करना ही पड़ेगा। तो उसी के ऊपर बेस करके ये मैक्स 7 डेज का चक्कर आया। 4th फ्राइडे से अगर आप 3rd फ्राइडे से अगर आप 4th फ्राइडे डिडक्शन करोगे तो आपको 7 दिन ही मिलेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भाई उस कंडीशन में ये 7 डेज मैक्सिमम सही है। लेकिन अगर आपने फर्स्ट फ्राइडे को लिया है, अगर आपने फर्स्ट फ्राइडे को लिया है, तो आपको 14 दिन में चुकता करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट फ्राइडे को ले लिया 4th फ्राइडे को रिटर्न किया, ऐसा नहीं होगा। 21 दिन नहीं होगा, 14 दिन में, मतलब 3rd फ्राइडे तक आपको रिटर्न करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम होता है आपका 14 डेज।
तो या तो आप, और इसमें एक चीज मजा का है कि भाई इसमें कोई बीच का नहीं होता, 8 9 10 11 12 13 ऐसा नहीं होता। या तो आप 7 दिन के लिए लोगे या तो आप 14 दिन के लिए लोगे, या तो आप 7 दिन के लिए लोगे या तो आप 14 दिन के लिए लोगे। 8 9 10 11 12 13 नहीं आएगा। इसीलिए यही चीजों को वो लोग समझ नहीं पाते, उल्टा सीधा पढ़ा देते हैं। मुझे नहीं मालूम, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई रेपो रेट का ये वीडियो तो कम से कम सबके पास फॉरवर्ड करो, सब जगह पर फॉरवर्ड करो, जितने भी दोस्तों हैं सबके फॉरवर्ड करो, ताकि उन लोगों को ये सही चीज समझ में आया। चलो भाई ये भी पढ़ा देती हूँ। कैलकुलेटेड ऑन NDTL इज गिवन ऑन फर्स्ट वर्किंग फ्राइडे, मैक्सिमम 14 days और फोर्थ फ्राइडे, 0.75% of NDTL term repo through auction, highest bidder will get the loan. If auction money remains, then it will again be auctioned on third Friday. Return duration 7 दिन, मैंने आपको बोला दिया कि भाई क्यू साइड वेबसाइट होगी इकोबेर, मिनिमम 7 days और मैक्सिमम 14 days। टर्म रेपो यहीं पे खत्म। टर्म रेपो के ऊपर और कुछ है ही नहीं, और कुछ पढ़ाने का है ही नहीं, और कोई भी टीचर इसके ऊपर और कुछ पढ़ा ही नहीं सकता, है ही नहीं तो पढ़ाएंगे कहाँ से। और एक टर्म आपका आ गया LTRO, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस, TLTRO, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। ये LTRO जो है आपका फॉर लॉन्ग टाइम होता है, एक साल से 1 साल या तो 3 साल के लिए होता है, या बस आपका ड्यूरेशन लिख लो, ये ड्यूरेशन आता है और इसका फुल फॉर्म भी आता है। और अगर ये TLTRO बोलोगे तो आप इस पे एक टारगेटेड जुड़ दो। TLTRO बोलो टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन और लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। ये एक होता है आपका पहला लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन होता है, या तो 1 साल या तो 3 साल के लिए। और टारगेटेड लॉन्ग टर्म जो है ना वो भी लॉन्ग टर्म पे ही होता है, लेकिन वो स्पेसिफिक सेक्टर्स के लिए होता है, सबके लिए नहीं होता। कॉर्पोरेट्स, NBFCs मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूट्स, NBFCs जो होता है, HFCs जो होता है, उसको ये कॉर्पोरेट बॉन्ड्स कॉमर्शियल पेपर के जरिए लोन देते हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स क्या है, कॉमर्शियल पेपर क्या है, वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, वो आपका अलग टॉपिक है। क्लास खत्म नहीं हुआ, रुक जाओ। और भी एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है, रुक जाओ, अभी भी क्लास खत्म नहीं हुआ। अगर MSF पे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी पे अगर आपने ओवरनाइट की बेसिस पे शॉर्टफॉल पे 1 दिन के लिए लोन लिया तो उसको हम कहते हैं कॉल मनी, उसको हम कहते हैं कॉल मनी।
अगर आपने रेपो रेट पे 2 to 14 डेज के लिए, 14 डेज से ऊपर नहीं, 2 to 14 डेज के लिए अगर आपने रेपो रेट पे लोन लिया तो आपका उसका कहते हैं आपका नोटिस मनी। और टर्म रेपो में तो मैंने आपको बोला कि 7 से 14 दिन के लिए, या तो 7 या तो 14 दिन के लिए आपका लोन होता है। अगर आपने 14 से 1 साल की कम, 14 से 1 साल की कम मतलब 365 डेज से कम के लिए अगर आपने लोन लिया तो उस चीज को हम लोग कहते हैं टर्म मनी। 14 कनेक्ट करो, टर्म आ गया, ये देखो टर्म, इसीलिए हम कहते हैं इसको टर्म मनी। ये बन गया आपका जो भी चीज है। अगर ये 7 दिन होता, मान लो अगर ये रेपो रेट अगर 7 दिन होता तो उसको तो रेपो मनी कहते ना, उसको हम टर्म मनी क्यों कहते। 14 लिंक करो, इस 14 को लिंक करो तो आपका आ गया टर्म मनी। ये एक और कनेक्शन है। अगर ये 7 दिन होता तो हम इसको रेपो मनी कहते, हम टर्म मनी क्यों कहते। तो ये बन गया आपका टर्म मनी। यही चीज है, ये आप पढ़ लो। जब मैं आपको कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट पढ़ाऊंगा तो और भी इसके ऊपर डिटेल्स पढ़ाऊंगा। आज के लिए इतना ही, और कुछ नहीं है। आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक एक बार पढ़ाई कर लेना, रट्टा मत मारना, एक बार पढ़ाई कर लेना। और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी सवाल हो, आप कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं उसका जवाब आपको वीडियो बनाकर दे दूंगा। इसका मैं गारंटी देता हूँ। उसके लिए, उसको लेके आप कोई चिंता मत करो। और ये भी चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसके लिए जो नोट्स वगैरह तैयार करना पड़ता है, उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता होता है। तो मेरा रिक्वेस्ट आपसे यही है कि भाई एक लाइक दे दो। लाइक तो मेरा बनता है, और साथ ही में अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करना भूलना मत। लाइक भी देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और दूसरे जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, जो आपके जूनियर्स हैं, जो और भी एस्पिरेंट्स हैं, उन सबको बोलो कि भाई इस सेट से पढ़ो। रेपो रेट तो मुझसे ही पढ़ना, मैं आपसे फिर से कहूँगा कि रेपो रेट मुझसे ही पढ़ना। रेपो रेट का पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करा दूंगा। तो तब तक के लिए खुश रहो, पढ़ाई करते रहो, एक बार देख लेना, मास्क पहनते रहो, हाथ धोते रहो और सेफ रहना। सबसे बात, सबको गुड बाय।